आर्मी डे पर कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ओके, और कुछ काम दिया था? क्या दिया था? क्या दिया था? नोबेल प्राइजेस। ओके, सभी ने किए हैं? नोबेल पीस प्राइज, रुको सर, आप बताओ मुझे नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? याद करना ना करना तुम्हारी हेडेक है, कैसे याद करोगे कैसे नहीं याद करोगे तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि कोई भी चीज अगर याद करनी हो तो उसके बना लो निमोनिक्स, उसके स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स है वो उठा लो, कोई उसे स्टोरी बना लो, कोई उसे किसी का बर्थडे याद कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी लाइफ के अनुसार चलेगी वो चीज। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितनी भी चीजें आपने याद करनी है पेपर में बैठ के वो याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि या हमने ये पढ़ा था लेकिन हमें अब याद नहीं है, इसका जो गिल्ट है वो जिंदगी भर नहीं जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर पेपर 0.25 या 0.5 नंबरों से रह गया आपका तो कि काश एक फैक्ट ऐसा था जो मैं याद कर लेता या कर लेती। ठीक बात है, तो मेरा काम है सिर्फ आगाह करना कि ऐसा आपने करना है। मैंने करके भी दिखाया है कि किस तरीके से आपने निमोनिक्स बनाने हैं, किस तरीके से आपने उनको यूज करना है, कैसे आपने चीजों को याद रखना है। ठीक बात है, तो ये सारे प्राइजेस, चाहे पीस प्राइज है, चाहे इकोनॉमिक्स वाला है, चाहे केमिस्ट्री वाला है, इन सभी के नाम आपने ध्यान में रखने हैं और ये किस किस पर्सन को मिले थे, किस चीज के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं, यूपीएससी लेवल नहीं, पीसीएस लेवल नहीं, बट यस पीपीएससी लेवल तो हम जरूर याद रखेंगे। सही बात है। चलो, और क्या दिया था? लेंथ ऑफ करतारपुर कॉरिडोर कितनी है? 4.67 4.7 किलोमीटर अराउंड, इतना ही, 4.5 किलोमीटर याद कर लो। 4.1 है। एक मिनट, हाँ जी क्या कह रहे हो आप? थोड़ा तेज बोलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैंने सुबह सिर्फ एक परोंठा खाया है, कुछ भी नहीं खाया हुआ। किसने खाए 2 परोंठे? आपने खाए? सारे ने खाए? बताओ जरा कितनी लेंथ है? 4.7 किलोमीटर है। डबल डबल कैसे दे रखे हैं? कहाँ से चेक किया आपने? अच्छा, आपने कहाँ से चेक किया सर? किसे? ट्रिब्यून की न्यूज से। 4.7 याद है मुझे भी, देख लेंगे बाद चेक कर लेंगे इसको कि 4.1 है या 4.7 है। फोर 4.5 दिखा रहा, अराउंड 4.5 कर लो यार तुम। 4.7 मुझे याद है, अगर मैं चेक कर लूंगी ऑफिशियल वेबसाइट से कितनी है। कहाँ से चेक करनी चाहिए थी आपको बेसिकली इसकी लेंथ? आप वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको चेक करनी चाहिए थी इसको। फिर भी चेक कर लेंगे इसे। मैं चेक, अरे सुनो सुनो सुनो, मैं चेक कर लूंगी, मैं कल बता दूंगी, ऑफिशियल साइट से चेक कर लूंगी, तुम्हारे तरह नहीं विकिपीडिया में यूज करूंगी। ठीक है, और बताओ और क्या दिया था? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इंडिया का रैंक कितना है इसमें? 62 है। आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 107 कंट्रीज। क्या पैरामीटर्स हैं इसके? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
सेम फॉर दी अपना नीति आयोग वाला। इसमें इंडिकेटर्स कितने हैं टोटल? 10 है। हेल्थ वाले में कितने हैं? 2। कौन कौन से? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर 5 एज वालों की गिनते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी में। ओके। और उसमें एजुकेशन में कितने इंडिकेटर्स हैं? 2 है। एक तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड अटेंडेंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 हैं टोटल। कौन कौन से हैं? कुकिंग फ्यूल होगा खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड एसेट्स रहेंगे। आज हमने कल डिस्कस भी किया था इसको याद करने के लिए। चलो, और कुछ दिया था? हो गया बस। स्वदेश दर्शन स्कीम कब शुरू हुई थी? 2014 में। ओके। कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है ये? टूरिज्म। सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कितने इसमें सर्किट्स हैं? 13, 15 है, 13 है, 15 मिले। कहां से मिले 15? टोटल देयर आर भारत गौरव स्कीम में एक्सप्रेस हम लोग जो ट्रेन हैं वो चला रहे हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम में हमारा मकसद है कि जितनी जगहें हैं उनको हम डेवलप कर सके। उस स्कीम में हम लोग जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और भारत गौरव में उन जगहों तक लेकर जाने की बात कर रहे हैं थ्रू इंडियन रेलवेज, थ्रू प्राइवेट ट्रेन्स, थ्रू गवर्नमेंट ट्रेन्स और थ्रू सेमी प्राइवेट ट्रेन्स। ठीक बात है। चलो, और कुछ? देयर आर टोटल 13 सर्किट्स अंडर दिस स्कीम। 13 आई थिंक शुरू में हुए थे, 2 नए ऐड हुए होंगे। वो 2 नए ऐड देख लेना कौन कौन से हुए थे। ठीक है, चलो और बताओ। 15 मैं श्योर नहीं हूं, मुझे 13 याद था। अगर 2 नए ऐड हुए होंगे तो उसको हम चेक कर लेंगे। और कुछ दिया था? यार बातें मत करो, पहले ही इतनी आवाज बीच में कट रही है, ऊपर से आप लोग ही बातें करोगे तो फिर मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी बोलने की। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? डाउट किसी को? चले आगे। चलो, ये याद किया आप लोगों ने कंट्रीज एपेक की? अगर याद नहीं भी होती ना ये, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आपको लोकेशन पता होती है हर कंट्री की कि कौन से ओशन से टच करती है ये, तो वहां से हल्का सा आइडिया लगा लेना। चलो, चल नहीं रहा, आ जाओ। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स सुना इसके बारे में सभी ने? क्या है ये? रिजर्व्स। वाओ, अच्छा तूने बिल्डिंग नहीं बोला इसे। बेसिकली क्या है ना कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेसिकली सारा का सारा ऑयल। अगर बाय चांस इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया से हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, इस वजह से जो प्राइसेस हैं ऑयल के वो बढ़ गए हैं। अगर बाय चांस इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हमारे सामने, तो हमारे पास कम से कम 90 दिनों का जो रिजर्व है वो होना चाहिए कि आपके कम से कम 90 दिन तो कंट्री में ऑयल की कट ना पड़े। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, अलग अलग जगहों पर अंडरग्राउंड रिजर्व्स बना के रखती है। उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। उनको ऑपरेट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको मेंटेन करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है? एक नई हम लोगों ने कंपनी बनाई, इसको हम बोलते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल।
इसका मतलब होता है स्पेशली सिर्फ इसी काम के लिए आपको बनाया गया है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। इसका नाम क्या है? ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ये कंपनी बनाई गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि किन किन जगहों पर इंडिया ने ये जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। हाँ रुको एक मिनट, सब्र करो। टोटल कितने हैं पहले तो मुझे ये बताओ। 3 है टोटल, टोटल है 5। 3 बन गए हैं, 2 बनने हैं। और ये जो पूरा हमारा प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, इसमें हम लोगों ने 2 फेजेस में डिवाइड किया है इसे। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सोचा है कि हम टोटल मिलाकर, चाहे फेज 1 है चाहे फेज 2 है, कम से कम 5.33 मिलियन मेट्रिक टन का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो क्रिएट करेंगे। ये जो अमाउंट है वो याद होनी चाहिए हमें, 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, अब देखो जरा ऑप्शन पहला, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल storage facilities is being managed by ISPRL, a special purpose vehicle. Second पढ़ो जरा, India has petroleum storage facility with total capacity of 6.33 million metric ton. 5 है, इसमें बिलियन आ जाए मिलियन आ जाए ध्यान रखना। एक तो ये चीज। अब क्वेश्चन ये है कि कहां कहां पर है। अंडर फेज 1 ये 3 जगहों पर बनाया गया है। लिखेंगे इन 3 जगहों को। विशाखापट्टनम लिखो, अंडर फेज 1 देर आर 3 रिजर्व्स, विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पादूर, PADUR। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादूर ये 3 जगह हैं जहां पर हम लोगों ने फेज 1 के तहत ये रिजर्व्स को एस्टैब्लिश किया था। पादूर PADUR तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और मंगलुरु कर्नाटका के पास है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, कोस्ट के पास है। ठीक है, जो 2 और जगह हम लोगों ने एस्टैब्लिश करनी है उनके नाम लिखो जरा अंडर फेज 2। सेकेंड है पादूर ही, उसमें अलग अलग जगहों पर हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा है आपका चांदी खोल, CHANDIKHOL। हाँ जी, चांदी खोल CHANDIKHOL इन उड़ीसा। तो ये 5 जगह हैं जो कि हम लोगों ने एज अ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के तौर पर रखी हुई है। रहेंगी याद? चलो, इसका आंसर क्या रहेगा? 1 ओनली। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या ये जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, बातें मत करो, यहां देखो, ध्यान दो, पेपर में क्वेश्चन इसमें से अगर आ गया तो फिर ठीक होना चाहिए वो। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि क्या ये जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? यस। क्या इनको बनाने के लिए हम प्राइवेट कंपनीज की हेल्प ले सकते हैं? ले सकते हैं। मेंटेन करना, ऑपरेट करना जो काम है ISPRL का है, लेकिन फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में वी कैन टेक हेल्प ऑफ प्राइवेट कंपनीज। और खास करके जो 2 नए हैं ये फेज 2 वाले, इसमें तो हम लोगों ने प्राइवेट कंपनीज की हेल्प लेनी ही लेनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये दूसरा गलत क्यों है? बिलियन लिखा हुआ है क्योंकि। क्वेश्चन 1, इंडिया ने सिप्री रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट खर्च किया है ऑन दी मिलिट्री?
76 76 इतने श्योर क्यों तुम्हें 76 पे? 76.6 बिलियन या मिलियन? बिलियन। हाँ समझ गई, बिलियन है। टोटल कितना किया है पूरे वर्ल्ड ने मिलकर? 2.1 ट्रिलियन। आगे यूरो, डॉलर, पाउंड, डॉलर या रुपी? आ जाओ नेक्स्ट। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। देखो आप लोगों ने बहुत इंडेक्स कर लिए जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कर लिया है, आप लोगों ने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कर लिया है, आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कर लिया है, और एक नया आ गया है ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। एक हम लोगों ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी की थी, कौन छापता था उसे? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूएनईपी? उड़ गया सब। WEF, जिसे हम लोगों ने देखा था कि टोटल जो 10 रिस्क है वो बताए गए थे पूरे वर्ल्ड को जो थ्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा था उसमें से? क्लाइमेट एक्शन, नॉट क्लाइमेट चेंज। सेकंड कौन सा था? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और थर्ड कौन सा था? कुछ बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग भी था, तो याद रखना है ये। हु पब्लिशेस द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? EPI। EPI दिया था मैंने होमवर्क, शायद होमवर्क दिया था मैंने, ये नहीं दिया था? ये भी नहीं पता कि दिया था कि नहीं दिया था? कहाँ खोए हुए हो? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, EPI। EPI रिलीज्ड बाय येल यूनिवर्सिटी। होमवर्क लिखो। EPI कौन रिलीज करता है? इंडिया का रैंक कितना है? ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? एंड पैरामीटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं टू मेजर दी रैंक्स? चलो अब आओ तुम सेकंड क्वेश्चन पे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पहले ही बता दिया है कि क्लाइमेट से पूरे जनता को रिस्क है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। यस, क्योंकि ऑप्शन में आगे और कोई नहीं है, ना कहोगे तो पूछूंगी और कौन पब्लिश करता है। यस, जर्मन वॉच। और कौन सा इंडेक्स रिलीज करता था? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सेकेंड ऑप्शन देखो जरा, द इंडेक्स अकाउंट्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन जियोलॉजिक इंसिडेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस या सुनामीज। क्या अर्थक्वेक आना, वोल्केनोस का इरप्ट होना डिपेंड्स अपॉन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज से ये चीजें होती है, नहीं होती हैं? हो भी सकती हैं। अर्थक्वेक आने के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, रिजर्वायर्स क्रिएट हम लोग कर देते हैं, प्रेशर पड़ता है पूरी की पूरी लैंड पर। बट वो अर्थक्वेक्स कैसे हैं? बहुत स्मॉल लेवल के रहेंगे। अगर रिजर्वायर की वजह से भी या फिर कोई माइन गिर भी जाती, कोलैप्स हो भी जाती है, तभी भी कितना अर्थक्वेक आएगा? अराउंड 3 to 4 रिक्टर स्केल पर। तो जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं, मेजर सुनामीज हैं, क्या सुनामीज आने के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? हो तो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप ब्लास्ट करते हैं अंडर वाटर, जिसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव कर जाती है, तब क्या आती हैं? सुनामीज आ सकती हैं, बट वो आएंगी तो बहुत 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 लो लेवल की आएंगी।
बिकॉज सुनामी में क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा सी है वो चलकर आता है लैंड की तरफ, एंड दैट्स अ ह्यूज टास्क। ठीक बात है, तो ये नहीं करता ये। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमंस की वजह से अर्थक्वेक या सुनामीज नहीं आते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स, क्योंकि हमें याद करना है ये। थर्ड देखो जरा, द इंडेक्स ऑल्सो अकाउंट्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेदर रिलेटेड इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड मास मूवमेंट्स। ये तो हो ही सकता है, सर्दी में बहुत सर्दी पड़ रही है, बारिश में बहुत बारिश हो रही है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही है, देखा है हम लोगों ने ये सारी चीजें। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 और 3। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पर इसको किया जाता है पब्लिश। चार पैरामीटर्स हैं, ध्यान रखेंगे, पढ़ो जरा। पहला फर्स्ट ही लाइन में है, नंबर ऑफ डेथ्स। किसी भी क्लाइमेट चेंज के इवेंट की वजह से उस पूरे कंट्री में कितने लोगों की डेथ हुई है, एक तो ये। दूसरा पैरामीटर्स के रिगार्डिंग है कि कितने लोगों की डेथ हुई है आउट ऑफ 1 लाख। रेशो निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। तीसरा देखो जरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके कंट्री में जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये पता लगाएंगे। क्लाइमेट चेंज होता है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, पोल्यूशन लेवल ज्यादा है, उस वजह से आपका ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी, उसमें भी रैंक कम हो सकता है। क्या है ये परचेसिंग पावर पैरिटी? कैसे मेजर करते हैं इसे? एक बास्केट ऑफ गुड्स है बेसिकली। जो चीज अगर यूएसए में आती है $1 की, तो वो इंडिया में कितने की आती है, डिपेंड करेगा कितना एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो उस टर्म्स में कि हमारे यहाँ पर चीजें कितनी महंगी हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको मेजर करेंगे हम लोग। ठीक बात है। तो ये चार चीजें हैं जो कि बताती हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा कोई कंट्री जूझ रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इवेंट्स। डेथ्स, टोटल डेथ्स आउट ऑफ 1 लाख प्रोपोर्शन में, पीपीपी की टर्म्स में और जीडीपी की टर्म्स में। रहेगा याद? चलो अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि इसमें इंडिया का रैंक कितना है। हाँ, इसमें और किसमें? इसमें कितना रैंक है इंडिया का? 7th। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्री कौन सी है फर्स्ट नंबर पर? मोजाम्बिक। अफ्रीका में ये इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर जो कंट्री पहले नंबर पर है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है फॉर दी क्लाइमेट चेंज, फॉर दी एक्सट्रीम इवेंट्स। ठीक बात है। तो इंडिया 7th नंबर पर, इसका मतलब है कि इंडिया से आगे सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मोर वल्नरेबल है देन इंडिया। तो इंडिया का रैंक अच्छा है, खराब है? खराब है। तो आपको ये इंडेक्स ध्यान में रखना है, कौन पब्लिश करता है ये ध्यान में रखना है, पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं। कल मैं आप लोगों से सीसीपीआई, ईपीआई, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जीसीआरआई, और कौन सा किया हमने? क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, वो भी आएगा इसमें, इसी टॉपिक में आज। ये कम से कम 3 तो आपने याद करके आने हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को कौन पब्लिश करता है, तीनों के क्या पैरामीटर्स हैं, इंडिया का रैंक कितना है। ठीक बात है। चलो इसका आंसर है आपका A, 1 और 3 ओनली, क्योंकि ये अर्थक्वेक और सुनामीज को मेजर नहीं करता। रहेगा याद? चलो नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डेलीगेट फॉर एशिया इन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरपोल? अमित सिन्हा, सचिन सिन्हा, परवीन सिन्हा या नन ऑफ द अबव? परवीन सिन्हा। कितने हैं परवीन सिन्हा वाले?
बस। और कोई अमित सिन्हा वाले? किसी को सिर्फ सिन्हा जी याद हो? आपको सिन्हा जी याद है बस? देखा, ऐसे आते हैं ना ऑप्शंस, कंफ्यूज करने के लिए सेम सरनेम डाला है मैंने, और ना मैं गुप्ता डाल देती कोई। आंसर है इसका परवीन सिन्हा। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि इंटरपोल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में, लियोड में। ठीक है, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 124। 124 तो आईएसए में है। 194 ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एज अ पुलिस काम करता है। इंडिया में इंटरपोल में कौन सा? ठीक है, सीबीआई। क्या पता क्वेश्चन कुछ और ही होता। ठीक है, और मुझे बताओ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें मेंबर बने हैं उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? क्या ये सारे मेंबर्स एक ही कॉन्टिनेंट से आते हैं? सभी कॉन्टिनेंट से आ सकते हैं? एशिया से ही आते हैं? सभी से ही होंगे, सभी कॉन्टिनेंट से। ठीक बात है। मेंबर कितने टोटल इस कमेटी में? इंटरपोल मेंबर्स हैं 194। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो स्पेशली चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आती है, इंप्लीमेंट कर रही है बेसिकली वो चीज, बना नहीं रही है कोई भी नया लॉ। इसमें टोटल आपके 13 मेंबर कंट्रीज, 13 मेंबर। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, और बाकी जो 9 बचे हुए हैं, बाकी जो 11 बचे हुए वो कितने हैं? डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसमें एक प्रेसिडेंट है, 3 वाइस प्रेसिडेंट है। नहीं याद करना इतना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने, लेकिन याद कर लेना, टोटल 13 है। 195 है, 194 है, 194 है। इसको फिर भी चेक कर लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे एक बार, कोई बात नहीं, गलत नहीं पड़ेंगे। आ जाओ, तो ये तो हो गया। आंसर क्या है इसका? परवीन सिन्हा। आ जाओ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आईएनएस विशाखापट्टनम। सी तो है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 15B। अच्छा, क्वेश्चन अब ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो प्रोजेक्ट 15 है वो कौन सी क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं? दिल्ली और एक ही है, दिल्ली क्लास। अच्छा, कितने सहमत हैं प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास? बस 3। 15A कोलकाता क्लास, 15B विशाखापट्टनम। तीनों कैसे हैं? डिस्ट्रॉयर्स। न्यूज में क्यों था ये? 15B के तहत पहला डिस्ट्रॉयर ऑफ विशाखापट्टनम आईएनएस, इसको किया गया है इंडक्ट इन इंडियन नेवी। इसके अलावा और 3 हैं इसमें, 3 ध्यान रखेंगे, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। ये आते हैं आपकी विशाखापट्टनम क्लास है ना, विशाखापट्टनम सिर्फ आईएनएस नहीं है। विशाखापट्टनम क्लास में पहली है विशाखापट्टनम वाली आईएनएस, दूसरी होगी आपकी ये मोरमुगोआ वाली, फिर होगी इम्फाल, और फिर होगी सूरत। हमें पता है अगर किसी का नाम सिटी के नाम पर तो वो क्या होता है? डिस्ट्रॉयर होता है वो। 15 था दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, और 15A है आपका कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। इंडिजिनस है? यस, ओके। आंसर है इसका फिर सी। किसने बनाया है? मैजागॉन शिप बिल्डर्स। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई। आप लोग उस दिन गोवा कह रहे थे, मुझे याद है, हमारी आई थिंक बहस भी हुई थी, गोवा में नहीं मुंबई में है ये।
मुंबई सही आंसर है, आपने जो भी बोला मुंबई सही आंसर है। ठीक है, चले आगे। चलो, टुंड्रा एक है आपकी ऐसी सैटेलाइट जो आपके देश में कहीं से अगर मिसाइल आ रही है तो उसके लिए करती है आपको पहले से वार्न। किसने बनाई है ये मिसाइल, किसने बनाई सैटेलाइट? यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना? इंडिया नहीं हो सकता, ये क्या है? कतई भी नहीं, ऐसी फील आ रही है उसको सुन के। कौन है, यूएसए है या रशिया है? रशिया। टुंड्रा वैसे होता क्या है? ये क्या होता है चेतन? चिड़िया उड़, पंछी उड़? टुंड्रा इज द एरिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है? एक्सट्रीम कोल्ड। परमाफ्रॉस्ट सुना होगा आप लोगों ने नाम, जहां पर सोयल भी फ्रोजन हो जाती है। ठीक है, चलो, ये क्या टैगा क्लाइमेट के ऊपर रहता है, नीचे रहता है? अराउंड 80 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या होता है आपका टुंड्रा क्लाइमेट, और उससे नीचे कौन सा होता है? टैगा क्लाइमेट। अराउंड 65 टू 80 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। क्लैरिटी से भी को चले आगे। तो आंसर क्या है इसका? रशिया। ध्यान रखना सैटेलाइट कौन सी है ये, कहीं पर में क्वेश्चन आ जाए कि इट इज द टाइप ऑफ विच सैटेलाइट, कम्युनिकेशन है या ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट है। ये वो सैटेलाइट है जहां पर आपके देश पर मिसाइल आ रही है कि नहीं आ रही है, कितनी दूरी पर है, कहां पर जाकर अटैक करेगी, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको पहले से दे दी जाती है। इट इज अ काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। पहला ऑप्शन है इसमें, इट कम्स अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वाला। ठीक है। सेकेंड, द एम इज टू अंडरटेक ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स। देखो इसमें क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, बताना सही गलत है। ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली है टू इंपोर्ट दी बेटर ब्रीड्स इन इंडिया। दूसरी है, इसमें हम लोग फोकस करेंगे इंडिजिनस ब्रीड्स को ही इंप्रूव करने के लिए। दोनों में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकेंड वाली जो आप बोल रहे हो सही बात है, बट ये इस मिशन के अंडर नहीं है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर सिर्फ इतना है कि आप अपने देश में जो पूरी की पूरी ये वैरायटीज है उनको करो थोड़ा सा इंप्रूव। ठीक बात है। चलो, अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि ये लॉन्च कब किया गया था? इन 2014। इसके तहत हम क्या बनाएंगे? गोकुल ग्राम्स बनाएंगे। गोकुल ग्राम का मतलब क्या है? हर गांव में एक पर्टिकुलर जगह ऐसी रहेगी जहां पर वो गाय जिनको लोगों ने छोड़ दिया है उनको रखा जाएगा। ठीक बात है। क्या सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा? उनको दूसरों वालों को भी रखा जाएगा। दूसरी चीज, सस्टेन कैसे करेंगे ये? क्या इनको पे सरकार देगी या फिर खुद ही अपना सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे? ये सेल्फ सस्टेनेबल रहेंगे। क्या करेंगे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए? क्या बेचेंगे? काऊ बेचेंगे, काऊ डंग बेचेंगे। ओके, और मिल्क, और बस। कहने का मकसद ये है कि इस मिशन के तहत जो हम चीजें करने जा रहे हैं, गोकुल ग्राम्स बनाएंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगी। मिल्क एनिमल्स भी रहेंगे इसमें और अनप्रोडक्टिव एनिमल्स भी रहेंगे इन द रेशियो ऑफ 60-40। ठीक बात है, तो ध्यान रखेंगे 60-40 का रेशियो है। 60% रहेंगे आपके मिल्क एनिमल्स और दूसरे रहेंगे 40% आपके
अनप्रोडक्टिव एनिमल्स। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, इसमें हम क्या करेंगे, मकसद हमारा क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, फंड कहां से आएगा, ये सब हमें रखना है याद। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सुनिए, पहला पढ़ो ऑप्शन, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई। ओके, सेकेंड, it is aimed at enhancing the participation of common man in the sale and purchase of government securities। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक हम लोग डायरेक्टली सरकार से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो नहीं खरीद पाते थे। एज एन इंडिविजुअल मेरे को 100 रुपए की जी से खरीदनी है, ऑप्शन था मेरे पास, ये नहीं था। मुझे 50 रुपए की खरीदनी है, 10 रुपए की खरीदनी है, 5 रुपए की, मत ही खरीद भाई। फिर पहले क्या होता था नॉर्मली कि ऑल दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर इन्वॉल्व अंडर दीज स्कीम्स। होती क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पहली तो बात ये आती है, कौन बताएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स और जीसेक में फर्क क्या है? ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म मतलब कितना? लेस देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। इसके ऊपर के जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर authorized to issue the treasury bills। yes, no, why no? only center government is authorized to issue the treasury bills। ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों ही स्टेट प्लस सेंटर। तो पहले क्या होता था नॉर्मली, बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं जो कि अराउंड 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ इनके जी से खरीदते थे, बड़ी बड़ी अमाउंट्स में सारा डील होती थी। अब क्या है, ये लोगों के लिए भी ओपन कर दी गई है। इसका मतलब एज एन इंडिविजुअल भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो आरबीआई में, जिसमें से आप जीसे को बेच सकते हो, जीसे को खरीद सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आरबीआई कितने टाइम पर उसका ऑपरेशन क्रिएट करवाती है। सुना होगा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वही होता है बेसिकली जीसेक का लेन देन। अभी से मेनली बैंक्स इन्वॉल्व रहते थे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वाले मैनेजर्स इन्वॉल्व रहते थे। अब क्या है, हम लोग खुद भी आ सकते हैं इसमें। ठीक बात है। तो ये स्कीम किसकी है? आरबीआई की है, और सेकंड ऑप्शन भी सही है हमारा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। टी बिल्स क्या होते हैं, जीसेक क्या होती है, कौन कौन इनको इशू कर सकता है, बॉन्ड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, रहेगा याद। चलो आंसर क्या है इसका? सी, बोथ 1 and 2। चलो नेक्स्ट है आपका, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन recently launched DART, double asteroid redirection test? NASA। there is a program, मैं नाम लिख रही हूं इसका, AIDA, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। नॉर्मली होता क्या है कि हम कभी न्यूज सुनते हैं ना कि धरती पर पहुंचने वाला है ये एस्टेरॉइड, धरती हो जाएगी खत्म, 2012 2020 दोनों चले गए, बैठे फिर भी यहीं पर हम तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मकसद है ये जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं, बड़े बड़े जो मीटेरॉइड्स हैं, ये धरती पर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो भी एस्टेरॉइड धरती की तरफ आए, हम उसको क्या कर दें? रीडायरेक्ट। आपने क्या चेतन? उड़ा दे। तुम उड़ाने की बातें क्यों करते सारे टाइम? तो कहने का मकसद है वी वांट टू रीडायरेक्ट दी
एस्ट्रॉइड्स या फिर मीटियोरॉइड्स। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने मिशन चलाया है, AIDA। AIDA मिशन जो है, इसमें 2 मिशन है, एक है आपका डार्ट और दूसरा है आपका हेरा मिशन, HERA। हेरा मिशन इज ऑफ ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हमने चूज क्या किया है अभी, एक 2 एस्ट्रॉइड्स हैं, एक बड़ा एस्ट्रॉइड है जिसके अराउंड छोटा एस्ट्रॉइड घूम रहा है, हो सकता है काइंड ऑफ अ मून, है ना। इसका नाम है आपका डेडिमॉस। हम किसको टारगेट कर रहे हैं, इसको या इसको, इसके मून को या बड़े एस्ट्रॉइड को? शुरुआत बड़े से करेंगे छोटे से करेंगे? छोटे से करेंगे। तो हम लोगों ने जो उसका मूनलेट है बेसिकली उसको चूज किया हुआ है अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, हम लोगों ने एक इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया है कि किसी तरीके से हम लोग इस पर टकराएं। अगर आप किसी भी चीज से टकराते हो, डायरेक्शन चेंज होती है उसकी प्रॉपरली, तो हम टकराएंगे इससे और इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज होने के बाद उस एस्ट्रॉइड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने जो चीज उसको हिट करवाई थी उसका बेसिकली उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, उस सब चीजों को स्टडी करने के लिए कौन आएगा बाद में, हेरा मिशन। हिट करवाना काम है नासा का, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे चीजें कॉन्सिक्वेंस हुई, वो काम है आपके ESA के हेरा मिशन का। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका नाम ध्यान में रखना है, डेडिमॉस इज दी आपका बड़े वाला एस्ट्रॉइड, और ये जो ये वाला है डायमोरफोस, इट इज दी स्मॉल मूनलेट कॉल्ड डायमोरफोस, मूनलेट ऑफ डेडिमॉस। डार्ट मिशन की फुल फॉर्म सभी को याद रहेगी, डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। डबल क्यों है, क्योंकि ये आपस में बाइनरी स्टार की तरह घूम रहे हैं। सुना होगा आप लोगों ने टर्म बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार क्या होता है, जब 2 चीजें आपस में घूम रही होती है कि ये जो स्टार है ये इसके चक्कर लगा रहा है, ये इसके चक्कर लगा रही है, घूमते रहते और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, मर्ज। इनके मर्ज होने की वजह से जो वेव्स निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टार की बात कर रही हूं, बाइनरी स्टार्स की बात कर रही हूं मैं, एस्ट्रॉइड्स की बात नहीं कर रही। इनसे निकलती हैं आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एलॉन मस्क। सबसे पहले किसने बताई थी ये, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने पहले ही बता दिया था कि ऐसी वेव्स नाम की कोई वेव्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बहुत दूर से आती है। आइंस्टीन ने बोला था कि 5 बिलियन साल पहले कोई 2 ब्लैक होल मर्ज हुए होंगे जिसकी ग्रेविटेशनल वेव अब पहुंची हमारे पास, ठीक बात है। तो उसको हमने वो कब किया था, ऑब्जर्व कब किया था, बाय लिगो। लिगो भी करेंगे अभी। ये क्लैरिटी है सभी को, डार्ट क्या है, हेरा मिशन क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, मकसद क्या है इसको करने का, सही बात है। चलो, क्या ये लॉन्च हो चुका है डार्ट मिशन? ये मिशन लॉन्च हो चुका है, क्या ये पहुंच चुका है एस्ट्रॉइड पे? पहुंचा नहीं अभी, टकराया भी नहीं अभी तक। टकराया कभी, सितंबर में, 2022 के सितंबर में, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सार्थक इज एन इंडिजिनस बिल्ट, क्या है ये, फ्रिगेट है, OPV है, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, डिस्ट्रॉयर है, या फिर कॉर्वेट है, या नेवल माइन सर्चर है? OPV। कितने हैं OPV के हक में? शाबाश। फ्रिगेट, कौन कौन कह रहा है फ्रिगेट है ये? कौन कह रहा है नेवल माइन सर्चर है ये? सुना आप लोगों ने नेवल माइन के बारे में? जैसे आपकी IEDs होती हैं धरती पे, देखिए मूवी,
हमारी अधूरी कहानी नहीं देखी? अच्छी नहीं है, कोई जरूरत नहीं देखने की वैसे, बट उसमें दिखाते हैं ये। गाने अच्छे हैं, गाने बड़े जबरदस्त है उसके। उसमें बेसिकली पूरा बस्तर रीजन में जाता है ना इमरान हाशमी। यार तुमने ट्रेलर तो देखा होगा कम से कम, मरो। ट्रेलर तो देखना ही पड़ता है कि अच्छी है बुरी है। चलो मुझे बताओ कि क्या है ये। डी ऑप्शन, डी वाले कौन है? क्या सोच के लगाया आपने डी ऑप्शन? कि ए तो नहीं है कम से कम। आंसर इज ए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि हमारे इंडिया ने बोला था कि हम कम से कम 5 ओपीवीज को बनाएंगे। उन पांचों के नाम, और क्या वो पांचों के पांच इंडिया में हम लोग लेकर आ चुके हैं? नहीं, बन चुके हैं। पांचों के पांचों आ चुके हैं। मार्च 2022 में जो 5th था हमारा, उसको हम लोगों ने इंडक्ट कर लिया है। यस, पहले का नाम है आईएनएस सचेत, दूसरे का नाम है आईएनएस सुजीत, नाइस। थर्ड आईएनएस सार्थक, सतीश, साकेत, सार्थक भी है एक, तो ये हो गया। और जो रिसेंट अभी आया उसका नाम क्या था? आईएनएस, बोलो, रेड शर्ट, सक्षम। सार्थक तो हो गया, तो दिख ही रहा है। सज्जन, सजग, आईएनएस सजग, आईएनएस सचेत, सुजीत, सजग, सार्थक और सक्षम। ये 5 नाम हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सजग के बाद है सार्थक, लिखे भी हो वैसे तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रे, सचेत, सुजीत, सार्थक, सजग और आपका सक्षम। ये 5 याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये क्या है बेसिकली, और बन सकता है कैसे कि लेटेस्ट कौन सा है, इससे पहला कौन सा था? पहला था सचेत और लास्ट है आपका सक्षम। बातें मत करो, इन 5 को याद कर लो। आज पढ़ने की मूड में तुम सारे, मैंने देख लिया। ज्यादा पढ़ लिए हैं? पता नहीं क्या बोलो, समझ ही नहीं आता। नहीं करके बातें खत्म हो जाती है। अच्छा, कल ज्योग्राफी ज्यादा होगी विदाउट ब्रेक। 20 तारीख तक सह लो थोड़ा सा, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। हाँ, उसकी बात हम उसमें करेंगे। क्वेश्चन देखो जरा तुम आगे, इसका आंसर क्या है? ओपीवी। नाम याद रहेंगे पांचों के, पांचों इंडिजिनस हैं। चलो, किसने बनाई है ये? देख के तो मैं भी बोल दूंगी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये जो ये वाला है सार्थक वाला, ये कहां पर सिचुएटेड रहेगा? पोरबंदर, गुजरात। वो भी तुमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क ऑफ रेगुलेटिंग जीएमओ लेवल्स इन दी इंपोर्टेड कंज्यूमेबल्स? पहली बात तो जीएमओस क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सही बात है। क्या इंडिया में कोई ऐसी क्रॉप है जिसको हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसको अलाउ कर दिया है? बीटी कॉटन खाते हो तुम? मैंने फूड क्रॉप बोला है। बीटी ब्रिंजल अलाउ कर दिया हम लोगों ने, या उसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहे हैं? ट्रायल चल रहे हैं। बीटी कॉटन में सिर्फ इसलिए अलाउ किया था क्योंकि उसको हम खाते नहीं है। ठीक बात है। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में बीटी की फुल फॉर्म क्या है?
Bacillus thuringiensis, a name of bacteria, जिसका आपने जीन निकालकर उस कॉटन क्रॉप में इंसर्ट किया है, जिससे कि वो क्रॉप क्या हो गई है, इम्यून टू पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट, पिंक बॉलवर्म पेस्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, फसाए या फिर GEAC? बोथ होंगे, इसमें ऑप्शन में है बोथ। अच्छा, बोथ भी है, मैं समझ गया आपकी बात। ये कह रहे हैं कि नॉर्मल जो भी नॉन फूड क्रॉप होगी उसमें GMO लेवल कितना है, ये कौन डिसाइड करेगा, GEAC। लेकिन किसी फूड में कितना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन रेगुलेट करेगा, फसाई। पहले फसाई के बनने से पहले जो काम था वो कौन करता था, GEAC ही। बट अब आपने फसाई बना ही दिया है जो क्वालिटी ऑफ फूड को देखता है, तो क्यों ना ये काम इसको दिया जाए। हाँ, जो भी कंज्यूम करना है, जो भी खाना है, उसमें सारा का सारा फसाई इन्वॉल्व रहता है। इज फसाई स्टैट्यूटरी बॉडी? क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? कब आई थी अंडर दी एक्ट, 2005 या 6? फसाई एक्ट 2006 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक बात है। इंडिया ने ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया है जो कि किसी भी तरीके से पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, फूड में या नॉन फूड क्रॉप्स में कितना जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसको रेगुलेट करता है? नगोया या कार्टेगेना? हमने एक बार UNCED किया था, रियो समिट, मैंने आपको उसमें से 3 करवाए थे। UNFCCC करवाया था मैंने, UNCBD करवाया था और आपका UNCCD करवाया था। UNCBD में 2 प्रोटोकॉल्स है, एक है आपका कार्टेगेना प्रोटोकॉल और दूसरा है आपका नगोया प्रोटोकॉल, कि आपके देश में कोई भी चीज ऐसी ना आ जाए जिसके आने की वजह से आपके देश में ऑलरेडी जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाए। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हमारे देश में आए यूकेलिप्टस लगाते हैं पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में, फील्ड के चारों ओर, सफेदा जिसको बोलते हैं। क्या वो पानी कम कंज्यूम कर ज्यादा कंज्यूम करता है? बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर वो सारा पानी खुद ही कंज्यूम कर जाएगा तो आसपास के जो पेड़ उनको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो ऑलरेडी हमारे बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ यूकेलिप्टस, जो कि हम कहाँ से लाए थे, ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बनी रहे। इसके लिए जो हमारे LMOs का लेवल है, GMOs का जो लेवल है वो हम रेगुलेट करते हैं, एंड दैट कम्स अंडर दी कार्टेगेना प्रोटोकॉल। ठीक बात है। क्योंकि जो क्रॉप्स GMO वाली होती हैं उनके पास ज्यादा ताकत होती है अपने आप को सरवाइव करके रखने की, वो कुछ भी खा लेते हैं। तभी तो उनको कहते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। एलियन स्पीशीज कैन बी द इन्वेसिव स्पीशीज। क्लैरिटी है सभी को? चलो, इसका आंसर है आपका फसाए। नेक्स्ट आओ जरा, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, CVI। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो सारे, पहला ऑप्शन पढ़ो, लिखो मत। इट इज रिलीज्ड बाय एनवायरमेंटल थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। दिस इज ट्रू। ये जो इंडेक्स है बेसिकली बताता क्या है, वल्नरेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर, कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और उस स्टेट में सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिटी है वो कौन सी है। तो रिलीज कौन करता है, एनवायरमेंटल थिंक टैंक। सेकंड पढ़ो जरा स्टेटमेंट। अंडर दिस इट हैज एनालाइज्ड 640 districts in India to assess their vulnerability to extreme weather events. Total 640 districts. तो आंसर इज सी। क्वेश्चन अब ये है कि इसमें सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है, आसाम,
आसाम है, आसाम है, बिहार है। मुझे टॉप 3 बता दो जरा कि टॉप 3 में कौन कौन से इसके स्टेट्स लाई करते हैं। आसाम, बिहार नहीं है, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। पहले 3 है ये। दीज आर दी मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स इन इंडिया। और कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम में मोस्ट वल्नरेबल? धेमाजी, हेमाजी नहीं, धेमाजी, धेमाजी एंड लिखो उसको, एंड नगांव। धेमाजी एंड नगांव आर द 2 districts in Assam which are most vulnerable districts in India according to Climate Vulnerability Index. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है धेमाजी, DHEMAJI, और नगांव, NAGAON। तो आपके पास अब CCPI हो गया इंडेक्स, एक आपके पास EPI हो गया, एक आपके पास CVI हो गया, और एक और हम लोगों ने कौन सा किया था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो चारों अलग अलग हैं, चारों में डिफरेंस वगैरह हमें पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट आएंगे सर, इसका आंसर क्या है? सी, बोथ 1 and 2। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बाय विच ईयर वी वांट टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर? 2070। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्लासगो समिट आप लोगों को क्लियर है सभी को, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आए थे ये सभी को पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ फिर, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। रुको जरा एक, यूएस बेस्ड डिक्शनरी मेरियम वेबस्टर, which word is the word of the year 2021? कोरोना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, वैक्सीन या फिर मेडिसिन? वैक्सीन वाले कितने हैं? शाबाश, आंसर इज वैक्सीन। वैक्सीन जो वर्ड है वो कहां से आया है? काओ या पिग? क्वेश्चन भी आया हुआ था ये। वैक्सीन जो ये वर्ड है वो बेसिकली कहां से ओरिजिनेटेड है? द वर्ड काउ, लैटिन वर्ड है बेसिकली आपका ये वैक्सीन, वैका से आया, VACCA। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया डिक्शनरी का, मेरियम वेबस्टर वाला। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द वर्ड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? ऑप्शंस दे दें, इन्हीं में से ऑप्शंस। इन्हीं में से ऑप्शन से 4 ऑप्शन यही है आपके पास। मेरे को बता दो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से विच वर्ड इज द वर्ड ऑफ द ईयर? ए कौन सा? कोरोना। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी वाले आप दोनों हैं, ओके। सी तो नहीं है, सी नहीं है, आंसर इज सी। But it is not vaccine, it is vax, VAX, according to Oxford Dictionary। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है भाई। हाँ वही तो, काउ से, बोवाइन। नेक्स्ट आओ जरा, ग्लोबल मीथेन प्लेज न्यूज में था, पहले पढ़ो पहला स्टेटमेंट। इट इज अ जॉइंट एफर्ट बाय यूएस एंड ईयू, ओके। सेकेंड ऑप्शन, एम ऑफ दिस अग्रीमेंट इज टू कट डाउन मीथेन एमिशन अप टू 30% फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय 2030। क्या यहां पर अप टू 30% आएगा या बाय 30% आएगा? अप टू 30% या बाय 30%?
बाय, हो गया ना कंफ्यूज? कितने अप टू वाले हैं? ये क्या है? अप टू वाले आप हैं। बाय, बाय वाले कितने हैं? आंसर इज अप टू। नहीं, 30 के पहले क्या आएगा? स्लो क्लैप। आथू। अप टू 30 लेवल है, ध्यान रखेंगे इसको। कब डिसाइड किया गया कि ये प्लेज लेनी है? 2021 कॉप 26 ग्लासगो समिट। ठीक है, चलो आंसर क्या रहेगा इसका? सी। दोनों ही यूएस और ईयू ने मिलकर इसको बनाया है और पूरे कंट्रीज को बोला है कि आप मीथेन प्लेज ले। Why we want to decrease the number of amount of methane in the atmosphere? It is a greenhouse gas mainly released by paddy fields और एग्रीकल्चर। बेसिकली एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा मीथेन आपकी रिलीज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ जरा। Which of the following company changes its name? Meta or Metaverse? What do you mean by term Meta? रीजनिंग में क्वेश्चन आता ही है। मेटा का मतलब क्या होता है? चेंज। मेटावर्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन यूनिवर्स, समथिंग मैसिव। मल्टीपल, मल्टीवर्स। मतलब मेटा का मतलब मल्टी हो गया। अच्छा, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। मेटाफिजिक्स, मेटावर्स, बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। किसी ने सोचा है ऐसी चीज कि मतलब आप यहाँ पर बैठे हो लेकिन आप पहुंचे हो लद्दाख में हो। देखिए वीडियोस आप लोगों ने वो वाली मेटावर्स वाली, मतलब आपने वो लगाए हुए हैं और मतलब यहाँ वहाँ टकरा रहे हो, गेम खेल रहे हो आप। वहां तो पूरी फील्ड है लेकिन यहाँ तो दीवारें हैं। देखिए वो वीडियोस। तो ये किसने रखा है अपनी कंपनी का नाम? फेसबुक ने। क्या फेसबुक ऐप का नाम भी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों ही किसकी कंपनीज हैं? मार्क जकरबर्ग की। ये तीनों कंपनीज रहेंगी अंडर द नेम ऑफ मेटा या मेटावर्स। जैसे गूगल सारे प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी के अंडर आते हैं? अल्फाबेट। ठीक बात है, वैसे ही इसका मेटा नाम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइजर प्रोग्राम न्यूज में था। वाइजर प्रोग्राम पहले पढ़ो स्टेटमेंट। इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड यूके, यस और नो? यस। सेकंड पढ़ो जरा। इट विल इनेबल जेंडर इक्वालिटी एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो। पहला यस है, दूसरा नो है। ये उल्टा बोल गई मैं। लिखो फुल फॉर्म ऑफ वाइजर। देखो वाइजर प्रोग्राम बेसिकली क्या है ना कि जिसमें वो विमेन रिसर्चर जो ऑलरेडी रिसर्च कर रही हैं उनको ज्यादा पैसों की अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको चूज किया जाएगा और उनको कम से कम जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे ताकि जो उनकी रिसर्च है वो बीच में ना रुके। तो वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दी स्टेम फील्ड्स। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। इसमें जो भी रिसर्च की जा रही है वुमेन भी उसे पार्टिसिपेट करे। उसके लिए इंडिया और जर्मनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हम विमेन को जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च।
लिखो इंडिया एंड जर्मनी। इंडिया में विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीएसटी। पहला फिर ऑप्शन सही है गलत है? गलत है। सेकंड ऑप्शन सही है। चलो फुल फॉर्म लिखो, होमवर्क। नाम से क्लियर है वैसे तो, विमेन इन साइंस एंड रिसर्चर्स। चलो पैसे कितने मिलेंगे? $39 लाख फ्रॉम इंडियन साइड और 48,000 यूरोज फ्रॉम जर्मनी साइड। न्यूज में था ये, सीधा आपकी फुल फॉर्म भी चीजें पेपर में आ सकती हैं और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पेपर में आ सकता है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे फिट फॉर 55। क्या है ये? पढ़ो जरा पहला स्टेटमेंट। इट इज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन। यस, ओके। सेकेंड, the aim is to cut emissions by 55% below 1990 levels by 2030. By 55 or 255? By 55%. Target year 2030. Base year 1990. दोनों सही है इसका मतलब? कितने सहमत हैं दोनों सही से? किसको गलत लग रहा है कुछ इसमें? 100%। ओवर एम्बिशियस, अचीव ही नहीं हो पाएगा 100%। तो बोलने में तो क्या जाता है वैसे? आंसर इज सी, दोनों सही हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें स्पेशली हम लोगों ने जो आपका कार्बन एमिशंस हैं वो कम करने हैं बाय 55%। अगर 1990 में हम लोग कम से कम 100 यूनिट ऑफ कार्बन को रिलीज करते थे तो 2030 तक हम कितना करेंगे? 45 या उससे कम। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द न्यू बेस ईयर फॉर वेज रेट इंडेक्स? 2016, 15, 14 या 20? 16। सही बात है। ये इंडेक्स होता क्या है नॉर्मली कि इंडस्ट्रीज के हिसाब से किस पर्सन को कितनी वेजेस मिल रही है डिसाइड करा जाता है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या प्लांटेशन सेक्टर तो वहां पर उनको दिन में कितनी वेजेस मिलेंगी डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं बेस ईयर। ठीक बात है। इससे पहले कौन सा बेस ईयर यूज करते थे हम लोग? 2011, 11 या 12? और कोई? 1986। ये कैसे दिमाग में आया? वैसे 2004-5। आंसर इज 1963 to 1965। दैट वाज द बेस ईयर जो हम लोग पहले यूज करते थे फॉर डिसाइडिंग द वेजेस फॉर एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। लिखो पहले कौन सा था? 1963 से 1965, मतलब कितना हो गया? 1964 एवरेज दोनों का। चलो तो आंसर इज ए। कौन रिलीज करता है इसे? लेबर ब्यूरो। ध्यान रखेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। पहली स्टेटमेंट न्यूज में इसलिए था नवंबर में क्योंकि अभी रिसेंटली
नीति आयोग के द्वारा जो आइडेंटिफाई किए गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें भी हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल ऑपरेशंस शुरू करवाने जा रहे हैं। और पूरे इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर से जो हम लोग फंड लेते हैं, उसके ही थ्रू हम लोग पूरे इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी इंश्योर करते हैं अंडर दी प्रोग्राम NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक बात है, NOFN, टू इंश्योर दी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ऑल दी पंचायत ऑफ इंडिया। ठीक बात है। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, द फंड्स फॉर USOF कम्स फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विस लेवाई। ठीक बात है। ये लेवाई हम किन से लेते हैं? AGR से। ओके, जितनी भी कोई टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, मान लो कि आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है, हर साल इनको टैक्स पे करना होता है। हर साल ये अपना रेवेन्यू बताते हैं सरकार को, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस रेवेन्यू, और AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, कि जितना पैसा आपने कमाया है पूरे साल में बाय द टेलीकॉम एक्टिविटीज और बाय द नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज। नॉन टेलीकॉम कौन सी होंगी? आपने अपनी कंपनी का कोई पैसा किसी और को इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए दे रखा था, उसका इंटरेस्ट आपको आया, बट वो तो कोई आपको टेलीकॉम सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं करी ना किसी को भी। तो सारा ही रेवेन्यू, चाहे वो टेलीकॉम से जनरेट हुआ हो, चाहे वो नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज जनरेट हुआ हो, उन सबको हम करते हैं इकट्ठा और हम करते हैं AGR की कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से जो कुछ पैसा है वो जाता है USL के थ्रू, यूनिवर्सल सर्विस लेवाई। सरकार इसको इकट्ठा करती है और इसको कहाँ पुट कर देती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, CFI। क्या इसमें से पैसे निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत पड़ती है? नो वाले कितने हैं? नो वाले आप हैं। जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट दी कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए पैसे आपको पहले पूछने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से, बट इसके लिए पहले आपको बिल पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस CFI में जाते हैं और CFI से निकलकर किस में चले जाते हैं? ये USOF में चले जाते हैं। और यहाँ से जो फंड है सारा सारा कैसे यूज किया जाता है? बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर दी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और टू मेंटेन दी मोबाइल कनेक्शंस। क्लैरिटी हो रही है पिक्चर की? ठीक बात है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए तो नेट कनेक्टिविटी आ गई। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की आप बात कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो। हाँ, जियो लेके जा रहे हो? हाँ, तो वो जियो होगा, सरकार उसको पैसे नहीं दे रही। जियो इज ए प्राइवेट कंपनी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है जो एरियाज, रूरल एरियाज हैं, पंचायत हैं, उनको कनेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर दी रूरल एरियाज, नॉट इवन फॉर दी अर्बन एरियाज। चलो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो जरा। USOF was established in 2002 with the aim to provide universal telecom services। 2002 में आया था ये। ठीक बात है, तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है। याद रखेंगे इसको, 2002 में हम इसको लेकर आए थे और 2003 में हम लोगों ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 इसमें की थी अमेंडमेंट टू प्रोवाइड दी स्टैट्यूटरी स्टेटस टू दिस फंड, टू प्रोवाइड दी स्टैट्यूटरी स्टेटस टू दिस फंड, कि अगर आपने ये जो फंड है ना, बेसिकली सरकार की मर्जी नहीं है, ये स्टैट्यूट में लिख दिया गया है इसको। इसका मतलब हर साल ये फंड में पैसे जाएंगे ही जाएंगे। और क्या मान लो कि एक साल इसको 100 रुपए दिए गए, 100 नहीं खर्च हुए, उसके बाद क्या इसमें से पैसे आप लोग वापस ले लेंगे अगले साल? नहीं लेंगे। दैट मीन्स दिस फंड इज नॉन लैप्सेबल फंड।
ठीक बात है, नॉन लैप्सेबल फंड है ये। क्लैरिटी सभी को यूएसओएफ की न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी इंप्लीमेंट करने की बात की है। होमवर्क लिखो, हाउ मेनी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया? 109, 115। हाँ, होमवर्क लिखो, इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए होमवर्क दे रही हूँ। हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर प्रेजेंट? कर सकते हैं इसको सर्च, जो लेटेस्ट होगा वो ध्यान रखना। चलो, इसका आंसर क्या है? सी। चलो, ये लिखा भी हुआ इसमें सारा का सारा, कहाँ से आता है पैसा, कहाँ जाता है, बस आपको याद होना चाहिए, रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट, गांधीयन पीस प्राइज, इट इज अ बाइनियल अवार्ड। 2 साल में एक बार मिलता है। पीस 2 साल में एक ही बार चाहिए, हर साल चाहिए? जिंदगी में शांति हर साल चाहिए, 2 साल में एक बार चल जाएगी? अरे ये छोड़ो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शांति 2 साल में एक बार चाहिए, आपको सारे साल चाहिए? सारा साल चाहिए, तो ये कैसा अवार्ड रहेगा? एनुअल अवार्ड रहेगा ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा पढ़ो जरा, प्रथम एनजीओ, यस, इसको मिला ये वाला अवार्ड। क्या करता है प्रथम एनजीओ, क्या कर दिया इसने ऐसा पीस बनाने के लिए? एजुकेशन। एजुकेशन क्या खराब कर दी, अच्छी कर दी? अच्छी कर दी, ओके। हाँ, तभी तो इसको प्राइज मिल रहा है। कौन सा सर्वे निकालता था प्रथम एनजीओ? आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, कौन सा सर्वे निकालता है प्रथम एनजीओ? पहले तो वो एसर नहीं है, असर रिपोर्ट है वो। ऐसे ट्रैक्टर भी नहीं है वो, असर है एनुअल सर्वे फॉर एजुकेशन रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसका आंसर क्या रहेगा फिर? बी, 2 ओनली। पैसे मिलते हैं इसमें या बस पीस पीस चाहिए? पैसे मिलते, कितने मिलते हैं यूनिक? मुझे क्या पता, थोड़े मिले? 25 लाख। ज्यादा है कम है? कम है। रियासतों के महाराज हो तुम लोग सारे, तुम्हें 25 लाख कम लग रहे हैं? देखिए कभी बल्क में 25 लाख रुपए। मजाक कर रही हूँ, हाँ कम है, बट ठेका नहीं लिया हुआ ना। एनजीओ बनाया आपने, खुद बनाया, हम थोड़े पूछ के बनाया। आ जाओ जरा, आ जाओ। फोर्टी 6 क्वेश्चन। आओ जरा, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाते हैं? 21 नवंबर, यस और नो? पता नहीं, कितने श्योर है कि 21 नवंबर ही है? श्योर तो कभी भी नहीं होते। आंसर इज तुक्का। वाओ। सेकंड पढ़ो जरा, बालासोर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इट इज चोजन फॉर द इंडियाज बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फॉर 2021। दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे मनाते हैं हम लोग 21 नवंबर को, और अभी रिसेंटली क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था, विच डिस्ट्रिक्ट इज चोजन एज द बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर रहेगा आपका बालासोर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सागर शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड इन नवंबर 2021?
कहीं मित्र शक्ति है, कहीं सरफ शक्ति है, कहीं सागर शक्ति है। गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? गुजरात। गुजरात में कहा? क्या एक्सरसाइज कोई बायलैटरल एक्सरसाइज है कि नहीं? दो कंट्रीज के बीच वाली है, सिर्फ इंडिया वाली है? सिर्फ इंडिया वाली है। कौन कौन रहेंगे इसमें इन्वॉल्व? कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, मिलिट्री, नेवी, और गुजरात में कौन सी फोर्स है हमारे पास? बीएसएफ और मरीन पुलिस। ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने कंडक्ट करवाई है सागर शक्ति एक्सरसाइज। तो ये बायलेटरल नहीं है, ट्राइलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल नहीं है, बल्कि इंडिया की खुद की ही है ये। टू प्रोटेक्ट द कोस्ट, यस। टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन, टू प्रिवेंट द डिजास्टर्स। गुजरात में कहाँ हुई है ये? कच्छ पेनिनसुला में, गल्फ ऑफ कच्छ है वहां पर, गुजरात में, वहां पर हुई है। नेक्स्ट आओ जरा, वेयर विल बी लीगो वेंचर विल स्टार्ट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख या फिर उत्तराखंड? लद्दाख। लद्दाख वाले कितने हैं? और कोई स्टेट तुक्का? महाराष्ट्र वाले कितने हैं? एक। आप भी महाराष्ट्र वाले? ठीक है, आप भी हैं। इंपॉर्टेंट है ये। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 लीगोज हैं: लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। 2 हैं आपकी यूएसए में और 1 है आपकी इंडिया में। यूएसए में, कनाडा में है? होमवर्क लिखो। पूरे वर्ल्ड में 3 है, वो कहां कहां पर है? इंडिया में है वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। होती क्या ग्रेविटेशनल वेव हम डिस्कस कर चुके हैं। जहां पर भी कोई 2 बड़े स्टार, 2 ब्लैक होल या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रखा हो, कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो पूरे यूनिवर्स में, उससे जो वेव्स निकलती हैं वो आती हैं आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स बनकर। क्या अर्थ पर ये बहुत अच्छे तरीके से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? क्या ये बहुत वीक वेव्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं? वीक वेव्स हैं ये। स्ट्रॉन्ग वेव्स कौन सी होती हैं? अर्थक्वेक वाली, है ना, सिस्मिक वेव्स, जो आपको एक्चुअल में फील होती हैं। ये फील नहीं होती है क्योंकि ये वीक हैं, इसीलिए हम उनको ऐसी जगह पर बनाएंगे जहां पर कम से कम डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, ये बन पा रही है या प्रोटेस्ट चल रहा है इसके खिलाफ भी? प्रोटेस्ट चल रहा है इसके खिलाफ? यस। हम लोगों ने एक बार आईएनओ किया था, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। कहां पे थी वो? तमिलनाडु। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? थेनी, नियर हिल्स। कौन सी हिल्स थी? बोडी वेस्ट हिल्स। ठीक, इसका आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? हिंगोली। देखो 3 है आपके, एक हैनफोर्ड में है और एक लुइजियाना में है। कंट्रीज पता करके लेकर आना। यूएस में ये दोनों चेक करना, मुझे बताना कौन सी है लेफ्ट कोस्ट पर और कौन सी है राइट कोस्ट पर। ठीक है, चलो। ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? क्वेश्चन ये है। रशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान या फिर ओमान? क्या ये चारों देख लिया आंसर। अब मुझे ये बताओ कि ओपेक में, सिर्फ ओपेक में कितनी कंट्रीज है टोटल?
13। मुझे ऐसी 3 कंट्रीज के नाम बताओ जो कि पहले ओपेक में थे बट उन्होंने अब लीव कर दिया उसे। इक्वाडोर, वेनेजुएला, उबासियां नहीं मारनी, कतर, राइट। थर्ड, इंडोनेशिया, यस और नो? इंडोनेशिया पहले मेंबर था, अब नहीं है। सही बात है गलत बात है? सही गल है। 3 कंट्रीज ऐसी जो कि पहले इसका मेंबर थी बट अब नहीं है, वो है आपकी इक्वाडोर, कतर और इंडोनेशिया। गेबॉन ने भी इसको छोड़ा था बट ये दोबारा से वापस आ गया था। गेबॉन है आपकी अफ्रीका में। ओपेक में है टोटल 13 कंट्रीज। ओपेक प्लस में कितनी कंट्रीज हैं? 10। ओपेक में और ओपेक प्लस में फर्क क्या है? ठीक है, ओपेक वाले सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोल है या ऑयल है, और ओपेक प्लस अंडरटेक सप्लाई करेक्शंस। दोनों सेम ही चीजें वैसे तो, जो लिखा होता है वो बता दिया मैंने। ओपेक प्लस वो कंट्रीज हैं जो कि ओपेक का पार्ट नहीं बनना चाहते बट फिर भी वहां पर तेल के कुएं हैं। ओपेक की क्या मेंबरशिप क्राइटेरिया हुआ करता था कि जिनके पास तेल के कुएं हैं दे शुड बी द मेंबर ऑफ ओपेक, बट जिनके पास तेल के कुएं हैं बट वो स्टिल आर नॉट द पार्ट ऑफ ओपेक, दे आर द पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। ये कोई आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 10। होमवर्क लिखो, 4 तो यही होगी, रशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और ओमान। सुडान है, साउथ सुडान है, मेक्सिको है, लिखी हुई है मैंने वैसे तो, फिर भी आप लोग एक बार चेक करना। इसका बनाना निमोनिक, बनाना खुद। छुट्टी होगी ना बीच में 15 मिनट की, अभी ज्योग्राफी क्लास से पहले, तब बैठ के बनाना इसे। बना लोगे? एक खाना खाओगे? मैंने बनाया नहीं हुआ, मैं बता देती अगर मैंने बनाया होता तो। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं कि मुझे पता तुम्हें नहीं बताऊंगी मैं। आज लास्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे। पहला स्टेटमेंट 16th of November, yes or no? Yes. Second, the theme for this day is who is not afraid of media? पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव ये मीडिया एक चेक रखती है आपकी पूरे बिहेवियर पे। आप कोई गलत काम ना करो तो मीडिया विल टेक केयर ऑफ दैट। डराने के लिए होती है मीडिया, डराने के लिए थोड़ी होती है। अच्छा, हो भी तो सकती है, कोऑपरेट करने के लिए होती है कि इल्जाम आपने क्राइम कर दिया, बताना मत भाई प्लीज। कोऑपरेट ऐसे होता है वो तो। थीम सही है गलत है? थीम सही है। अब क्वेश्चन नहीं है कि हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। है कोई पर्सन ऐसा जो मीडिया से अफ्रेड नहीं है? ओ महात्मा बुद्ध अलग ही प्लेन पर है ये। आंसर क्या है इसका? सी। मनाते क्यों ऐसे, क्वेश्चन ये है। इसके दिन क्या बना था? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। चलो, कब बनी थी? 16 नवंबर 1966, 1966। चलो, यहां पर खत्म होते हैं आपके नवंबर वाले करंट अफेयर्स। कल हम करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये हम 6 कर चुके हैं, तो आधा जो हमारा काम है वो खत्म हो चुका है। इतना ही और रहता है। देखो नॉर्मली क्या है, सुनो सुनो, सजेशन आई है। सजेशन ये है कि 10 महीने के कर लें और जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे उसमें हम रिवीजन कर लें जो हम लोग 10 महीने में किया है।
सजेशन एक ये है, ऑप्शन मेरा सुनो, अब ध्यान से सुनना। 12 महीने कर लेते हैं, खत्म हो जाएंगे 18 तक, 19 और 20 दिन बचेंगे हमारे पास। शाबाश, उस दिन हम लोग रिवीजन कर लें तो। हाँ ये भी सही है, 11 महीने कर लेते। तुम्हें तीसरा ऑप्शन क्यों देना है चेतन, ये बताओ। अच्छा नहीं चलो देख लेंगे, फिलहाल कल अक्टूबर करेंगे। इन दोनों ऑप्शन पर सोचना कि क्या कर सकते हैं क्या दोनों ऑप्शंस हैं। हाँ देख लेना, सोच लेना हल्का सा कि क्या आपको बेटर लगता है, क्या बेनिफिशियल लगता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट?